हेलो गाइस। आज के स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में हम बात कर रहे थे एसिड बेस एनालिसिस की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की हमने बात की थी। तो आज उसके बेसिस पे एक सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का कुछ अमाउंट लिया। हमें नहीं पता कितना अमाउंट लिया, कुछ एक्स बोल लेते हैं। कुछ हमने एक्स ग्राम्स MgCO3 के लिए मान लिए, उसको हमने पानी में डाला, एक सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है 500 ml। ओके, तो हमने 500 ml का एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें हमने कुछ MgCO3 डाला। अभी हमें नहीं पता कितना MgCO3 डाला है, क्वांटिटी नहीं पता उसकी। ओके, देन हमने इस सॉल्यूशन का एक सैंपल लिया, सैम्पलिंग आपको बताई थी। बेसिकली इसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा सैंपल लिया, अलग से ले लिया। कितना लिया हमने? उसकी वॉल्यूम आपको दिखा रखी है यहाँ पे, 25 ml। तो आपने इस 500 ml में से 25 ml पोर्शन का सैंपल लिया, बेसिकली सैंपल लिया। सैम्पलिंग समझ में आती है सबको। अब ये एक 25 ml का MgCO3 का सॉल्यूशन का एक सैंपल है। ओके, आपने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, और मतलब जो ये रिएक्शन है MgCO3 प्लस H2SO4 वाली, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। MgCO3 प्लस H2SO4 वाली जो रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जो क्योंकि जो MgCO3 है बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि जो MgCO3 है वो बेसिकली बेसिक है नेचर में, बेसिक है नेचर में। क्योंकि जो MgCO3 जो बना है वो बना है H2CO3 से प्लस MgOH होल ट्वाइस। ये जो MgCO3 वाली है, MgCO3 एक सॉल्ट है बेसिकली। जो सॉल्ट बनती है जनरली एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से बनती है। तो एसिड क्या होगा? MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम का OH का होल ट्वाइस, और एसिड क्या होगा? H2CO3। तो ये वाला तो स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो H2CO3 है वो वीक एसिड है। ये थोड़ा सा एसिड बेस वाले जब आगे चैप्टर्स में करोगे, जब से आपको समझ आएगा। मैं हल्का सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बेसिक क्यों है। स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है। तो इन दोनों के मिक्सचर से जब कोई सॉल्ट बनता है तो वो बेसिक होता है नेचर में, ऑफकोर्स है ना। सॉल्ट क्या होता है? बेसिकली एसिड और बेस का जब रिएक्ट करते हैं, जो जो बनता है उसे सॉल्ट कहते हैं। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो जब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। तो जो सॉल्ट बनेगा बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर उसमें से एक स्ट्रांग होगा और एक वीक होगा, तो जो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन आएगा वो स्ट्रांग की तरफ टिल्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे बेस स्ट्रांग है MgOH होल ट्वाइस, और जो एसिड है वो वीक है, कार्बोनिक एसिड, है ना। तो जब इन दोनों का जब हमने करवाया अपन ने बेसिकली, तो जो बना सॉल्ट वो बेसिक बना। तो ये MgCO3 बेसिक है नेचर में, बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ। ओके, तो MgCO3 प्लस H2SO4, इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्योंकि ये बेसिक है, ये एसिडिक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। ओके, अब हमें यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन भी आप देख ही सकते हो। वैसे MgCO3 बनेगा, सॉरी MgSO4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा? पानी बनेगा, प्लस CO2 बनेगा। राइट, ये रिएक्शन होगी। तो ये था अपन का, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो 25 ml MgCO3 का सैंपल था वो रिएक्ट करता है इस H2SO4 के साथ, के सॉल्यूशन के साथ, जिसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। ये हमें क्या दे रखे? कंसंट्रेशन दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। इसकी वॉल्यूम भी दे रखी है कि एंड पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंड पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन पूरा खत्म हो चुका, केम व्हेन 50 ml ऑफ H2SO4 वाज कंज्यूम्ड। मतलब हमने H2SO4 डालना स्टार्ट किया। मान लो ये आपने सॉल्यूशन ले रखा है, आप ऊपर से ऐसे टिल्ट कर रखा है, इसमें H2SO4 डाल रहे हो। जनरली जो केमिस्ट्री की लैब करते हो, सॉल्यूशन होता है नीचे उसमें रखा होता है डब्बे में, और ऊपर आप वो लगाते हो, ट्यूब सी लगाते हो, और यहाँ पे H2SO4 का सॉल्यूशन डालते हो, तो वो बूंद बूंद करके टपकता है। तो आप देखते हो कि फिर आप एक कुछ यहाँ पे इंडिकेटर लगाते हो जो कि आपको दिखाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खत्म हो गई कि नहीं हो गई। तो आपने देखा कि जब आपने 50 ml ऑफ H2SO4 इसमें ड्रॉप करवा दिया, 50 ml ऑफ H2SO4 जब आपका कंज्यूम हो गया, तब आपके इंडिकेटर ने दिखाया कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एंड पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन केम व्हेन 50 ml ऑफ H2SO4 वाज कंज्यूम्ड। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन सिंपल है, मैं आपको पूरी कहानी समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या क्या होता है। ये पहला क्वेश्चन है क्योंकि एसिड बेस का, न्यूट्रलाइजेशन का, तो थोड़ा इसलिए सिंपल है। तो हमें फाइनली क्या निकालना है? स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन हमें निकालनी है। तो ठीक है, तो बेसिकली
ब्रिज देखो कैसे बन रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालने, इसका मतलब क्या हुआ, हमें निकालना है कि कितनी क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी पर लीटर। स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्राम्स पर लीटर्स में होती है ना स्ट्रेंथ। तो हमें बेसिकली MgCO3 की क्वांटिटी निकालनी है, स्टार्टिंग में कितना पड़ा हुआ है एक तरीके से। तो हमें क्वांटिटी नंबर्स के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो ये हमें सैम्पलिंग का तरीका पता है कि जिस रेशियो में हम सैम्पलिंग करते हैं उसी रेशियो में नंबर्स होता है। तो अगर यहाँ पे 500 नंबर होता और ये हमने कितने में डिवाइड किया, 20 है ना, 25 इंटू 20 500 आ जाता, 25 इंटू 20 500 आ जाता ना। हाँ, तो बेसिकली 20th पार्ट हमने इसका लिया है ना, 1/20 पार्ट हमने इसका लिया। तो जो अमाउंट होगा वो भी 1/20 इधर गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे अमाउंट निकाल लें तो हम स्टार्टिंग ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अब हमें बात करनी है यहाँ पे अमाउंट निकालने की। यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालें भाई, तो यहाँ पे अमाउंट निकलेगा हमारा एसिड बेस एनालिसिस से, कि हमें पता है इस बेस को कंज्यूम करने के लिए हमारा कितना एसिड कंज्यूम हुआ। तो अगर आप एसिड के MEQ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप यहाँ पे निकाल लो, अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लो अगर, तो आप इसके बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स बता सकते हो। क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने सीखा है कल ही एसिड बेस एनालिसिस में। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको निकालना है कि कितना H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हुए। आपने वो निकाल लिया एक बार तो आपको पता चल जाएगा कि कितने MgCO3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, बेसिकली एक क्वांटिटी है। एक बार आपको क्वांटिटी आ गई, आप उसे फिर किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो मतलब क्वांटिटी आ गई तो आप फिर उसे MEQ में ग्राम इक्विवेलेंट्स में आई है तो आप उसे मोल्स में या फिर ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप उसे बेसिकली ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना। तो ग्राम से आपका ये ग्राम्स में आ जाएगा, तो ग्राम्स पर लीटर की बात करोगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ये कहानी है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब बेसिकली मुझे क्या स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, तो मुझे निकालना है MEQ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने कंज्यूम हुए। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने कंज्यूम हुए, तो मुझे क्या दे रखी है, मुझे दे रखी है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करके निकलते हैं ना, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके बेसिकली एक तरीके से निकलते हैं। तो मुझे वॉल्यूम तो पता है 50 ml है, वॉल्यूम तो मुझे पता है 50 ml। नॉर्मेलिटी की जगह मुझे स्ट्रेंथ में दे रखी है कंसंट्रेशन 4.9 ग्राम्स पर लीटर। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा, 4.9 डिवाइड बाय, मतलब स्ट्रेंथ को किससे डिवाइड करते हैं, उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं तो नॉर्मेलिटी आ जाती है। सिंपल सिंपल है ना, ग्राम को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो नॉर्मेलिटी आ जाती है। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है H2SO4 का, वो होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर दो। एसिड है H2SO4 तो n फैक्टर 2 है, तो मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, डिवाइडेड बाय 2 तो 49। तो 49 से डिवाइड कर दोगे अगर आप, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स में, नॉर्मेलिटी में आ जाएगी वैसे, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में आ जाएगी आपकी। तो ये आपका कितना आ गया, बेसिकली आप देख ही सकते हो 1/10 है ना, 1/10 नॉर्मेलिटी इंटू 50/1000 अगर आप इसे कर दोगे लीटर्स, है ना, नॉर्मेलिटी से लीटर्स कट जाएगा तो ये वाली टर्म आपकी ग्राम इक्विवेलेंट्स में आ जाएगी। इंटू 1000 कर दोगे तो मिली इक्विवेलेंट्स में आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट्स के मिली इक्विवेलेंट्स में आ जाएगी। तो 1000 से 1000 कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा तो 5 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक, तो मिली इक्विवेलेंट्स एक क्वांटिटी होती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स को मतलब 1000 में डिवाइड कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेसिकली मिली इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। सिंपल सिंपल है ना, ग्राम और मिलीग्राम में जो रिलेशन होता है, या फिर मीटर मिलीमीटर में जो रिलेशन होता है वही ग्राम इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स में रिलेशन होता है, 1000 का फैक्टर होता है बेसिकली। तो समझे ना, हमने यहाँ पे क्या किया, हमें एसिड के H2SO4 वाले सॉल्यूशन के क्या निकालने थे, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने थे कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हुए। क्योंकि हमें पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मुझे अगर मैं एसिड की निकालूंगा तो मुझे बेस की क्वांटिटी पता चल जाएगी, उसकी क्वांटिटी पता चल गई तो मेरा ऊपर का सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ मैं। तो मैंने एसिड के निकालने स्टार्ट किया ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में मल्टीप्लाइड बाय उसकी वॉल्यूम, ऐसे तो निकालते हैं भाई। जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, अमाउंट डिवाइड बाय वॉल्यूम होती है ना, तो वॉल्यूम उधर चली गई तो कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू अमाउंट। सो ये तो सिंपल बात है, ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता चल गया। नॉर्मेलिटी हमें स्ट्रेंथ गिवन थी, नॉर्मेलिटी निकालनी थी तो हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय कर दिया उसके इक्विवेलेंट वेट से। ये भी सिंपल स्टेप है। तो 4.9 ग्राम पर लीटर्स आपको स्ट्रेंथ गिवन थी उसकी, 4.9 ग्राम पर लीटर्स देख सकते हो आप, ये आपको 4.9 ग्राम्स पर लीटर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ आपको गिवन है। तो स्ट्रेंथ को आपने नॉर्मेलिटी में कैसे कन्वर्ट किया, 4.9 को 49 से डिवाइड कर दिया, 49 उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। बस फिर तो आपका क्या हो गया, तो ये इतनी नॉर्मेलिटी आ गई आपकी, वॉल्यूम आपकी 50 ml है,
50 ml को डिवाइड बाय 1000 इसलिए करा क्योंकि लीटर्स में होना चाहिए, जब तो कटेगा आंसर। नॉर्मेलिटी होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में, यूनिट से होती हैं, तो इसे भी आपने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब आपकी ये यूनिट्स आराम से कट सकती हैं, बेसिकली ग्राम इक्विवेलेंट्स में आपकी यूनिट आ जाएंगी। तो आपकी ये क्वांटिटी आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिली इक्विवेलेंट्स में आ गया, तो ठीक है। तो ये 1000 से 1000 कर दिया 10 है, तो 5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 है आपके पास। 50 ml H2SO4 जिसकी स्ट्रेंथ 4.9 ग्राम्स पर लीटर थी, उसमें आपके 5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 है। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का एंड पॉइंट अचीव हुआ 50 ml पे, तो ये जो 5 ml ऑफ H2SO4 है किसके इक्विवेलेंट होंगे? 5 MEQ ऑफ MgCO3 के इक्वल होंगे। जितने एसिड के होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स बेस के भी होंगे जब रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की हुई होगी। तो मुझे अब अमाउंट क्वांटिटी पता चल गई, मुझे यहाँ पे इसमें मुझे पता चल गया 5 मिली इक्विवेलेंट्स हैं, ये मुझे भी यहाँ से पता चल गया, इससे इधर न्यूट्रलाइजेशन से मैं जब इधर किया तो कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए मुझे इसकी MEQ निकाल लिया मैंने, तो मुझे इसके भी मिली इक्विवेलेंट्स पता चल गए, तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी पता चल गई। तो मैं यहाँ से यहाँ पे कैसे जा सकता हूँ? मल्टीप्लाइड बाय 20 करके, 20 का फैक्टर है। वॉल्यूम जो हमने सैंपल लिया तो 20th उसका 120 वाला पार्ट लिया, तो मतलब जो क्वांटिटी थी वो 1/20 में डिवाइड हो गई। तो अगर ये 5 हैं तो यहाँ पे 100 होंगे। ये समझ में आती है ना, ये सीधी सीधी मैथ से ये थोड़ी समझ में आनी चाहिए सैम्पलिंग में क्या हो रहा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया कोई बात नहीं हो रही, जिस रेशियो में वॉल्यूम डिवाइड हुआ उसी रेशियो में क्वांटिटी डिवाइड होती है सैम्पलिंग में, क्योंकि भाई होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पूरी जगह जो सारा अमाउंट है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो आपने जब कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो ऑफ अमाउंट लिया, ये मतलब वॉल्यूम ली, तो उसमें उसी रेशियो में अमाउंट भी आ गया। तो आपने 500 ml में से 25 ml लिया, तो 100 MEQ में से 5 MEQ इधर चले गए, 120 पार्ट। तो आपको अगर ये पता है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो आपको क्या पता चल गया? अब आपको क्या पता चल गया फाइनली, इस वाले को अगर मैं बनाऊँ तो आपको पता चल गया कि आपके इनिशियल ओरिजिनल सॉल्यूशन में जिसकी वॉल्यूम 500 ml थी, MgCO3 के 100 MEQs थे। आपको अब क्या निकालनी है? आपको निकालनी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? आपको निकालना है क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, ग्राम्स में क्वांटिटी होनी चाहिए। तो 100 MEQ को आप किस में डिवाइड कर सकते हो? 1/1000 करोगे तो क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट होगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इस ग्राम्स में आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होता है MgCO3 का? इक्विवेलेंट वेट बेसिकली मॉलिकुलर वेट यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 होगा, क्योंकि MgCO3 क्या है? एक सॉल्ट है या फिर कंपाउंड है, और इसका +2 और -2 ये चार्ज है, तो उसका जो n फैक्टर होता है वो 2 होता है। तो मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मॉलिकुलर वेट कितना होता है? कार्बोनेट का 60 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 16 × 48 प्लस कार्बन का 12, 60 प्लस Mg का 24, 84 हो गया टोटल। तो आपका ये आ गया 100 × 1/1000। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? बेसिकली ये वाली क्वांटिटी ये हो गई आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट, मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया आपका? 84 डिवाइडेड बाय 2, तो 48। और ये भी आप अगर ये करोगे तो 1/10, तो आपका 4.8 ग्राम्स आया। तो आपका क्या आया? आपका फाइनली आया जो कंसंट्रेशन के टर्म्स में कि आपका MgCO3 500 ml में 4.8 ग्राम है जी। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? 1 लीटर में कितने ग्राम से? तो 1 लीटर्स में कितने होंगे? दुगने से मल्टीप्लाई करें 9.6, बेसिकली 9.6 ग्राम्स पर लीटर है ना। आधे 5 ml का मतलब क्या हुआ? आधा लीटर। आधे लीटर में 48, 4.8 ग्राम्स है, तो दुगना क्या होता है 48 का? 9.6, तो 9.6 ग्राम्स पर लीटर। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो समझ में आई कहानी क्या हुआ? तो ये न्यूट्रलाइजेशन का सबसे बेसिक एक क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको सिंपल एसिड के MEQs दे रखे थे, आपने उसकी मदद से बेस के MEQs निकाले, या मतलब एसिड की आपको किसी तरीके से कंसंट्रेशन दे रखी थी, वॉल्यूम दे रखी थी, तो आपको MEQs आपने वहाँ से निकाले, ग्राम इक्विवेलेंट्स वहाँ से निकाले। देन उन ग्राम इक्विवेलेंट्स को आपने बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल करा, तो आपने बेस की अमाउंट निकाल लिया। एक बार बेस का अमाउंट निकल गया तो बस क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन तो इस स्टेप पे खत्म हो गया। उसके बाद जो आपने किया वो तो आपने बेसिकली बेसिक सैम्पलिंग का क्वेश्चन किया कि आपने ये सैम्पलिंग में क्या होता है, 120 पार्ट लिया तो 20 टाइम्स आपने क्वांटिटी यहाँ पे कर दिया, और एक बार क्वांटिटी आ गई उसके बाद तो आप
जो कंसंट्रेशंस और क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में, वो तो लाइक बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बेसिक स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है, वो तो आपको आना चाहिए कि आपको अमाउंट किसी भी टर्म्स में दे दें, मिली इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, मोल्स, ग्राम्स, कैसे भी दे रखा है तो आप एक दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी किसी में भी दे दें तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल है ये तो बस आपने फिर इसे ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए तो आपने उसे फाइनली उसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेंथ में, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम्स पर लीटर स्ट्रेंथ होती है। तो ये वाली चीज़ इसलिए इसलिए मैंने कहा था कि वो वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए क्योंकि वो बेसिक्स हैं, तो अगर उनमें दिमाग नहीं घूमना चाहिए आपको। इस पूरे क्वेश्चन में बस एक फोकस होना चाहिए था कि न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ से ये वाला ब्रिज बन जाएगा, ये वाला ब्रिज न्यूट्रलाइजेशन की मदद से बना, अदरवाइज आप यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते थे, राइट। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लगा न्यूट्रलाइजेशन का, कि आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वल कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड मेरे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के इक्वल होते हैं, तभी आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वेट कर पाए, इक्वल कर पाए, इसके निकालने से इसके निकल गए, समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, ये आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट था कि आप ये वाला न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हो तो ही कर पाओगे। बाकी आपकी बेसिक मैथ्स थी कि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री आपको आते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरी चीज़ों में कंसंट्रेशन में, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर इस बेसिक क्वेश्चन पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।